Start recording. Okay. Now it's being recorded. Okay. So the area on the solid side of this line was called as a non-movement area, and the area this side was called as a movement area. ठीक है, अब चलो लिख लेते हैं. Let's write down the points. इस तरह का एक टेबल बना लो. तुम लोग को इजीनेस के लिए एक टेबल बना लो इस तरीके का. एक में लिख लो मूवमेंट एरिया एंड एक में लिख लो नॉन मूवमेंट एरिया. नॉन मूवमेंट एरिया शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं मैं, और एक साइड में लिख लो मूवमेंट एरिया. स्क्रीन नहीं शो हो रहा है सर. शो नहीं हो रहा है. नहीं. थैंक यू फॉर कंफर्मेशन. ऐसे बोल दिया करो. गुड. अभी दिख रहा है? नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा? अभी आया. ओके. ठीक है, तो इस तरीके का एक टेबल बना लो ऐसा, और हम लोग उसका एक बेसिक सा डिफरेंस लिख लेते हैं मूवमेंट और नॉन मूवमेंट एरिया का. नॉन मूवमेंट एरिया, इसको हम एटीसी नॉन मूवमेंट एरिया भी बोलते हैं. ठीक है, वी कॉल दिस थिंग एज ए एटीसी नॉन मूवमेंट एरिया ऑल्सो. एटीसी नॉन मूवमेंट एरिया, और इसको हम एटीसी आगे एटीसी लगा देंगे मूवमेंट एरिया. मतलब ऐसी एरिया जहां पे एटीसी अलाउ करता है मूवमेंट, और एक ऐसा एरिया जहां पे एटीसी डज नॉट अलाउ द मूवमेंट विदाउट परमिशन. ठीक है, तो लिख लो. सबसे पहला यहाँ पे एरिया लिखना. सबसे पहला हेडिंग डालना है एरिया. सो एरिया इज नॉन मूवमेंट एरिया. एग्जाम्पल में लिख लो एप्रॉन, रैम्प, एंड हैंगर्स. राइट, नॉन मूवमेंट एरिया में ये आ जाएंगे. और इस साइड लिखो रनवे एंड टैक्सीवे. बहुत गंदी राइटिंग आ रही है आज. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट पे लिखो नॉट अंडर कंट्रोल. नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ एटीसी. मतलब ये एटीसी के कंट्रोल में नहीं है. नॉन मूवमेंट एरिया. अंडर पॉजिटिव कंट्रोल, इसमें लिखेंगे अंडर पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ एटीसी टावर. ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखो एयरक्राफ्ट स्लैश व्हीकल्स. एयरक्राफ्ट स्लैश व्हीकल्स कैन मूव freely without ATC clearance. मतलब इस एरिया में एटीसी क्लियरेंस नहीं भी होगा तो भी हम हमारे एयरक्राफ्ट और व्हीकल को मूव कर सकते हैं. जनरली पूरे एरोड्रोम के ऊपर एटीसी का परमिशन चाहिए, बट अगर जो नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, नेक्स्ट साइड में लिखो ऑन मूवमेंट एरिया रिक्वायर्स explicit 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 ATC clearance. राइटिंग बहुत गंदी आ रही है आज.
बिफोर एंटरिंग और क्रॉसिंग और ऑपरेटिंग विद इन द एरिया। ठीक है, ये इस साइड का हो गया। एक और लिखो, रूल ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसका, दैट इज द रूल ऑफ क्रॉसिंग। रूल ऑफ क्रॉसिंग में क्या लिखना है हमें? क्रॉसिंग लिखो, क्रॉसिंग फ्रॉम सॉलिड टू डैश्ड। क्रॉसिंग फ्रॉम, शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो ऐसे, सिंपल ING, XING, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग फ्रॉम सॉलिड टू डैश, ब्रैकेट में लिखो एंटरिंग मूवमेंट एरिया। इज प्रोहिबिटेड विदाउट ATC क्लियरेंस। राइटिंग समझ आ रही है तुम लोग को? हाँ सर आ रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा गंदा है आपका राइटिंग। अरे आज बहुत गंदा, ये अरे आज लगता है बहुत पेन गंदा, ये खराब लगता है पेन खराब हुआ है। है। ओके, ओके। सो नेक्स्ट में लिखो, रूल ऑफ क्रॉसिंग में मोमेंट एरिया के साइड, क्रॉसिंग फ्रॉम डैश टू सॉलिड, डैश टू सॉलिड, ब्रैकेट में लिखो एंटरिंग नॉन मोमेंट एरिया, ब्रैकेट क्लोज, इज allowed without ATC क्लियरेंस। इसको इस तरीके से भी समझो कि रनवे पे कोई एयरक्राफ्ट खड़ा है तो वो विदाउट परमिशन एयरक्राफ्ट से रैम पे ये एप्रॉन पे आ सकता है, लेकिन एप्रॉन से कोई भी बिना परमिशन के रनवे पे नहीं जा सकता। ठीक है, ये बेसिक सा हमारा क्लासिफिकेशन था नॉन मूवमेंट एरिया के लिए। अब एक और चीज लिख लो, एक और चीज इसी में लिखना, मूवमेंट एरिया में। ठीक है, इक्विपमेंट्स एंड ट्रेनिंग। इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इक्विपमेंट्स एंड ट्रेनिंग। क्या क्या चाहिए, मतलब तुम्हें अगर जो मूवमेंट एरिया में जाना है, रनवे के ऊपर जाना है, तो क्या क्या इक्विपमेंट्स कंपलसरी है। तो हेडिंग डालो, इक्विपमेंट्स एंड ट्रेनिंग। मतलब तुम्हारे पास कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए और कौन से इक्विपमेंट्स इन हैंड होने चाहिए। तो सबसे पहला लिखो, नंबर 1, टू वे रेडियो। मतलब टू वे रेडियो कम्युनिकेशन होना कंपलसरी है अगर जो तुम रनवे के ऊपर जा रहे हो तो। ये एयरक्राफ्ट में भी कंपलसरी है, और कोई व्हीकल, मान लो जैसे हम लोग देखते हैं कि रनवे के ऊपर कोई 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर लोग भी चल रहे हैं, तो उनके पास भी टू वे कम्युनिकेशन होना कंपलसरी है। ठीक है, दूसरा लिख लो, मूवमेंट एरिया ट्रेंड एंडोर्समेंट। ये एक टाइप का एंडोर्समेंट है, मूवमेंट एरिया ट्रेंड, TRAINED, राइट, एंडोर्समेंट। मतलब हमारे लाइसेंस के ऊपर या फिर जो भी हमारा AEP या फिर जो भी रहेगा उसके ऊपर ये एंडोर्समेंट रहना जरूरी है। इसको हम MAT भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मूवमेंट एरिया ट्रेंड एंडोर्समेंट। ठीक है, कोई भी पर्सनल हो गया, कोई भी ग्राउंड व्हीकल अगर जो उसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है, तो उसके कार्ड के ऊपर ये चीजें मेंशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है,
इतना अच्छे से नोट डाउन कर लें। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। विल चेंज द कलर, यहाँ से कलर कहाँ से चेंज होगा? तीन ही कलर है ग्रीन। सो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, एयरपोर्ट, शॉर्ट फॉर्म एयरपोर्ट, एयरक्राफ्ट, पार्किंग एरियाज। ठीक है, हमारे एयरक्राफ्ट को कहाँ कहाँ पे पार्क किया जा सकता है। ठीक है, एयरपोर्ट, एयरक्राफ्ट, पार्किंग एरियाज, एक एयरक्राफ्ट को कहाँ कहाँ पार्क किया जा सकता है। तो नंबर 1 डालो, एप्रॉन। सबसे पहले हम लिखेंगे एप्रॉन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लो फटाफट, व्हाट इज एप्रॉन? दी एरिया of an the area of an airport intended intended to accommodate aircraft for purpose of फिर उसके बाद लिखो क्या क्या पर्पस चाहिए, हेडिंग डाल के। नंबर 1 लोडिंग और अनलोडिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग पैसेंजर्स, लोडिंग ऑफ पैसेंजर्स। पैसेंजर्स का शॉर्ट फॉर्म है PAX, याद रखना। ये मैं तुम लोग को स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस बता रहा हूँ जो इकाओ द्वारा बताया गया, राइट। दिस आर द स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस, तो इन सबको भी नोट डाउन करते हैं। तुम लोग अभी फुल लिखना पैसेंजर्स, बट ये याद रखना कि पैसेंजर्स का एब्रीविएशन PAX होता है। मेल और कार्गो, राइट। सबसे पहला एप्रॉन किस लिए यूजफुल है? इट इज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग। दूसरा रिफ्यूलिंग। थर्ड पॉइंट इज पार्किंग। फोर्थ इज मेंटेनेंस। दीज आर दी 4 पॉइंट्स जो कि जनरली एप्रॉन में किया जाता है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंट्रोल। ये किसके कंट्रोल में रहता है? तो पहली बात तो ये नॉन मूवमेंट एरिया है, राइट। इट इज एन नॉन मूवमेंट एरिया। नॉन मूवमेंट एरिया के आगे ATC साइलेंट होता है, राइट। ATC नॉन मूवमेंट एरिया मतलब ATC के मूवमेंट कंट्रोल में ये नहीं आता, ATC के जुरिडिक्शन में ये नहीं आता। ठीक है, लिख लो, इसके आगे कंटिन्यू करो। ATC नॉन मूवमेंट एरिया मीनिंग इट इज जनरली not under the control of ATC टावर। ठीक है, ATC टावर के कंट्रोल में नहीं है ऐसा, उसी में लिखो फुल स्टॉप। एयरक्राफ्ट मूवमेंट हियर is typically managed by apron control or airline ground staff।
ब्रैकेट में लिख लो रैंप एजेंट, रैंप एजेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या पता चला हमें कि नॉन मूवमेंट एरिया एटीसी के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, राइट, बट किसके कंट्रोल में आ जाते हैं, एप्रोन कंट्रोल। इस एप्रोन कंट्रोल को हम जनरली ग्राउंड भी बोलते हैं, एसएमसी बोलते हैं, राइट। ये भी एक तरीके का एटीसी यूनिट है, बट ये टावर के कंट्रोल में नहीं आता है, ये ग्राउंड को कंट्रोल करता है, जिसे हम हर हर एयरपोर्ट या फिर वहां पे हम जनरली ग्राउंड बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सरफेस मूवमेंट कंट्रोल, राइट, और इसको हम ग्राउंड कंट्रोल भी बोलते हैं। हम लोग हमारे क्वेश्चंस में इस कंट्रोल को ग्राउंड कंट्रोल बोलेंगे, यहाँ पे उसने एप्रोन कंट्रोल बोला हुआ है। ठीक है, तो जनरली एप्रोन कंट्रोल, रैम कंट्रोल, इन सब को हम एक सिंगल वर्ड से डिनोट करते हैं, वी कॉल इट एज ए ग्राउंड कंट्रोल। ठीक है, फिर एक और वर्ड है जिसे बोलते हैं हम रैंप। एप्रोन के बाद आता है रैंप। सो यू गाइस नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंप एंड एप्रोन? किसी को कोई आइडिया है रैंप और एप्रोन क्या होता है? एयरपोर्ट पे काम कर रहे हो, कुछ पता है? गाइस आई एम आस्किंग यू बोथ, कोई आइडिया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंप एंड एप्रोन? नो सर। और एक और वर्ड है जिसे बोलते हैं टारमेक। These three words are used alternatively. So रैंप क्या होता है, टारमेक क्या होता है और एप्रोन क्या होता है, ये हम लोग समझते हैं। तीनों एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। ठीक है, जनरली रैंप जो है ये यूएस में यूज किया जाता है, इस वर्ड को हम यूएस में यूज करते हैं। हमारे इकाऊ में क्या है, इकाऊ में हम लोग जनरली, इकाऊ में हम लोग एप्रोन का यूज करते हैं। ठीक है, इसी इकाऊ में हम लोग क्या यूज करते हैं, एप्रोन। ठीक है, बट यूएस जैसी कंट्रीज में उसी एप्रोन को रैंप बोलते हैं। ठीक है, और ये टारमेक जनरली इट वाज जनरली यूज्ड बाय मिलिट्री इन ओल्डन डेज, राइट। इसका जो एक रूल था, टारमेक डिले रूल, ठीक है, टारमेक डिले रूल जनरली मिलिट्री के लिए यूज होता है। इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि कोई भी एयरक्राफ्ट, जैसे मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं, ज्यादा देर तक एयरक्राफ्ट कोई भी एयरपोर्ट पे खड़े नहीं रहते हैं, राइट। तो ये टारमेक एक ऐसा एरिया है जहां पे एयरक्राफ्ट को बोर्ड करके विद द पैसेंजर्स, व्हेन द एयरक्राफ्ट इज बोर्डेड विद द पैसेंजर्स, तो पैसेंजर्स को बोर्ड करके कितना देर तक खड़ा किया जा सकता है, राइट, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, टारमेक। ठीक है, ये अनऑफिशियल है, राइट। टारमेक को हम जनरली कहीं पे भी ऑफिशियली यूज नहीं करते, वी डोंट जनरली मेक यूज ऑफ दिस टर्म ऑफिशियली, राइट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर तुम लोग को बता देता हूँ कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। जब हमारे एयरक्राफ्ट को हम पैसेंजर्स के साथ बोर्ड कर देते हैं, तो विद पैसेंजर्स ऑन बोर्ड एक ऐसा एरिया जहां पे हम एयरक्राफ्ट को खड़ा रख सकते हैं। और इसका जनरली ऐसा भी कोई जगह ये नहीं होता, इसका एक रूल था, राइट, टारमेक डिले रूल, राइट, ये रूल था जिसकी वजह से यहाँ से ये लोग ने टारमेक ले लिया। मतलब एक्चुअल में हम एप्रोन के ऊपर हमारे एयरक्राफ्ट को कितना देर तक खड़ा रख सकते हैं, ये रूल था। टारमेक डिले रूल स्पेसिफाइज कि पैसेंजर्स ऑन बोर्ड करके हम कितना देर तक एयरक्राफ्ट को खड़ा रख सकते हैं। ठीक है, बट लोगों ने ये इस पूरे रूल को हटा के खाली लोगों ने टारमेक याद रख लिया, राइट। तो दिस इज एन टोटली अनऑफिशियल वर्ड, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड कौन सा है, एप्रोन और रैंप। Apron is an official word which we are going to make use of everywhere because it is directly specified by ICAO. ICAO के annexures में इस वर्ड का जिक्र है, ठीक है, और ये
जनरली यूएस में बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, बट तीनों सेम ही है। ठीक है, ओके गाइस। ओके सर। अब एक और लिख लो, एयरक्राफ्ट स्टैंड्स। एयरक्राफ्ट स्टैंड्स क्या होती है, मैं नेक्स्ट लिख लो एयरक्राफ्ट स्टैंड्स, ये क्या है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। एयरक्राफ्ट स्टैंड ये क्या है, तो उसका लिखो, दी एप्रॉन is composed of designated parking area, is composed of designated पार्किंग एरिया। पार्किंग को हम PRKG शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, पार्किंग एरिया और एरिया और स्पॉट्स कॉल्ड एज एयरक्राफ्ट स्टैंड्स। और गेट्स, स्टैंड्स को हम गेट्स भी बोलते हैं, वी कॉल इट एज ए गेट्स। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, ये जो गेट्स रहते हैं, दीज गेट्स आर मार्क्ड विद अ, इनके ऊपर क्या मार्किंग रहती है हमें कैसे पता चलेगा, सो दे आर मार्क्ड विद अ लाइनअप लाइन। ठीक है, इनके पास अलग से लाइनअप लाइन रहेगी, उनके ऊपर चल के आओगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट अलाइंड, राइट, लाइनअप लाइन फॉर दी नोज गियर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, पार्किंग गाइडेंस सिस्टम। पार्किंग गाइडेंस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे मार्शलर्स की जॉब खा जा रहा है, पता है ना। ये ऑटोमेटिक गाइडेंस सिस्टम है जो एयरक्राफ्ट को टोटली स्टैंड के पास गाइड कर देता है, आ जाओ लेफ्ट राइट सेंटर करके अलाइन करके, राइट। तो आने वाले समय में दिस इज अ फ्यूचर ट्रेंड विच इज गोइंग टू ईट द जॉब ऑफ मार्शलर्स, जो हमारे मार्शलर्स है उनकी, राइट। पार्किंग गाइडेंस सिस्टम, मार्शलर्स का जॉब खत्म हो जाएगा कुछ दिन में। अभी भी तो यूज होता है VDGS। हो रहा है ना, बट हो ये रहा है ना, जनरली गेट्स बट वगैरह ये पे यूज जनरली होता है गेट्स अभी। वगैरह पे यूज होता है अभी। हाँ, हाँ, चलो एक और क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज बता देता हूँ। अभी हम लोग पूरे रनवे और एयरपोर्ट को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, धीमे धीमे। तो जो हमारा एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट के ऊपर तुम्हें जो भी कंक्रीट दिखता है, मैंने अभी तक एक वर्ड बोला था, पेव्ड रनवे, पेव्ड सरफेस, राइट। पेव्ड सरफेस का एक्चुअल मतलब क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेव्ड सरफेस एंड अनपेव्ड सरफेस। सो पेव्ड सरफेस मतलब एक मैंने बताया था कि एक ऐसा सरफेस जो बहुत पक्का हो, मतलब कंक्रीट से बना हुआ, राइट, जनरली मेड अप ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो कंक्रीट जो होता है जनरली इट इज मेड अप ऑफ PCC, राइट, PCC। अब इसका जन आगे चल के ये लोग देखें आस्क सम MCQ क्वेश्चंस, PCC का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट। तो राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ PCC, एक्चुअल में PCC होता क्या है, विल चेंज द कलर। PCC इज पोर्टलैंड सीमेंट concrete, PCC. All paved surfaces are generally made up of PCC, that is Portland, PORTLAND, Portland cement concrete। ठीक है, जनरली इसके बने होते हैं। बिकॉज क्यों, बिकॉज इट हैज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PCC, बिकॉज इट हैज स्ट्रेंथ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ये इजिली लार्ज अमाउंट ऑफ लोड को कैरी कर लेते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन।
ठीक है, चलो दिस वाज द क्लासिफिकेशन। अब हम एक और क्लासिफिकेशन देखेंगे हमारे एयरपोर्ट का, दैट इज दी मैन्यूवरिंग एरिया एंड नॉन मैन्यूवरिंग एरिया। अभी हमने क्या देखा था, मूवमेंट और नॉन मूवमेंट एरिया। नाउ वी आर गोइंग टू सी इज दी मैन्यूवरिंग MENEUV मैन्यूवरिंग एंड, एक और टेबल बना लो, मैन्यूवरिंग एंड नॉन मैन्यूवरिंग एरिया। मैन्यूवरिंग और मूवमेंट एरिया ऐसे बनेगा, मूवमेंट एरिया। ये जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एयरक्राफ्ट। अभी तक हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ATC कंट्रोल, इसलिए मैंने आगे एब्रिविएशन दे दिया था, प्रीफिक्स दे दिया था कि वो क्या है, ATC मूवमेंट और नॉन मूवमेंट एरिया। बट दिस क्लासिफिकेशन इज जनरली बेस्ड ऑन द एयरक्राफ्ट। किसका कॉल आ रहा? ओके, सो मैन्यूवरिंग एंड मूवमेंट एरिया, इस तरीके का एक डेफिनेशन बना लो। चलो लिखो, राइट डाउन द पॉइंट्स फॉर मैन्यूवरिंग एरिया। मैन्यूवरिंग एरिया कौन से एरिया है? सो पहले हम समझते हैं व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मैन्यूवरिंग। सो मैन्यूवरिंग एक ऐसा, मैन्यूवरिंग का मतलब होता है व्हेन द एयरक्राफ्ट इज मूविंग बाय इट्स ओन पावर। ठीक है, एक बेसिक सा है, व्हेन एयरक्राफ्ट्स ओन इंजन पावर। जब एक एयरक्राफ्ट अपने इंजन के पावर से मूव कर रहा होगा तो हम उसे बोलते हैं मैन्यूवरिंग। ठीक है, तो हमारा एयरक्राफ्ट अपने इंजन से कहाँ मूव करता है जनरली, जैसे कौन से एरिया में अपने इंजन से मूव करता है। ठीक है, और मूवमेंट एरिया में ऐसा एक एरिया हो गया जहाँ पे हम ओन इंजन पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। राइट, यहाँ पे हम पुश बैक या फिर टोइंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखो, इसी में लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन एरिया used by aircraft, area used by aircraft for takeoff, landing, taxiing, ओके। वो एरिया, वो सारे एरियाज जो जनरली टेक ऑफ, लैंडिंग और टैक्सिंग के लिए यूज करते हैं, एंड मेंटेनेंस। ठीक है, ऑल दिस एरिया जहाँ पे ये चार चीजें हो रही है, टेक ऑफ, लैंडिंग, टैक्सिंग एंड मेंटेनेंस, राइट, दीज आर एरियाज आर जनरली कॉल्ड एज मैन्यूवरिंग एरिया। ठीक है, लिख लो एग्जांपल्स, इसमें कौन से एरियाज आ जाते हैं। सो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मैन्यूवरिंग एरिया, मूवमेंट एरिया माइनस एप्रॉन। मतलब हम मूवमेंट एरिया, वो सारे एरिया, ऑल मूवमेंट एरिया कैन बी कॉल्ड एज मैन्यूवरिंग एरिया। ठीक है, सीधी सी बात है, सारे मूवमेंट एरिया को हम मैन्यूवरिंग एरिया बोल सकते हैं। बस शर्त यह है कि इसमें एप्रॉन नहीं आना चाहिए और इसके अंदर एप्रॉन आएगा। ठीक है, रनवे एंड टैक्सीवे इज दी विच कम्स अंडर दी मूवमेंट एरिया, और मैन्यूवरिंग एरिया जो है जनरली वो सारे एरियाज जहाँ पे एयरक्राफ्ट अपने खुद के पावर से मूव कर रहा है। इसको और हम सिंपल बना देते हैं, रुक जाओ तुम लोग बता देता हूँ, लेट्स मेक इट सिंपल।
इसमें इधर लिख लो, फॉर मूवमेंट एरिया इट इज मैन्यूवरिंग एरिया प्लस एप्रॉन, और यहाँ पे लिख लो रनवे एंड टैक्सीवे ओनली। ठीक है, इस एरिया में रनवे और टैक्सीवे खाली आएंगे जहाँ पे एयरक्राफ्ट अपने खुद के पावर से मूव कर रहा होगा, और यहाँ पे मैन्यूवरिंग एरिया प्लस एप्रॉन भी आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एप्रॉन को माइनस कर दिया था, इस साइड वो एप्रॉन भी इंक्लूडेड है। वो सारे एरिया जहाँ पे एयरक्राफ्ट को, मतलब यहाँ पे एयरक्राफ्ट को टो किया जा सकता है, टैक्सी किया जा सकता है। ठीक है, इस एरिया में, राइट, इन दिस एरिया द एयरक्राफ्ट कैन बी टोड और टैक्सीड व्हेन इट इज नॉट ऑन इट्स ओन पावर। ठीक है, इस एरिया में तो जनरली रनवे पे भी टोइंग किया जा सकता है कोई एयरक्राफ्ट, अगर जो वहां पे इट्स नॉट रनिंग ऑन इट्स ओन इंजन, तो हम वहां पे टोइंग ट्रक भेज सकते हैं, राइट। टैक्सीवेज और एप्रॉन्स, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, मैन्यूवरिंग एरिया इज जनरली कंट्रोल्ड बाय टावर, राइट। इस पे मूव करने के लिए टावर की जरूरत है। ठीक है, वी रिक्वायर अ टावर। ओके, चलो ये था टोटल। अभी हम लोग नेक्स्ट चलेंगे रनवे की तरफ। नाउ वी आर मूविंग टू द डिस्टेंसेस, जो मैंने कल थोड़ा सा उसका इंट्रो दे दिया था रनवे डिस्टेंसेस के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू सी इट इन डिटेल कि क्या क्या है। ठीक है, बनाया था बेसिक सा, उसी को फिर से बना देता हूँ। लेट मी ड्रॉ, थिकनेस बढ़ा दो। ओके, दिस इज अवर रनवे, सिंपल सा रनवे। और उसके बाद मैंने बनाया था, लेट्स चेंज द कलर, स्टॉप वे, कल जो मैंने बनाया था। ठीक है, और उसके बाद एक और बनाया था, दैट वाज द क्लियर वे, इस तरीके का। ठीक है, कल ये डायग्राम मैंने अच्छे से बनाया था। सो दिस इज द बेसिक रनवे ऑफ आवर्स। अब इसमें हम लोग बेसिकली पहले लेबल कर लो, फिर बाद में मैं लिखाऊंगा। ठीक है, ये है डायरेक्शन ऑफ लैंडिंग, इस डायरेक्शन में हम लैंड कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट। सो यहाँ पे हमारा थ्रेशोल्ड था एज पर प्रीवियस क्लासेस, ये हमारा थ्रेशोल्ड लाइन है। सो इस थ्रेशोल्ड से, राइट, फ्रॉम दिस थ्रेशोल्ड टू एक्चुअल रनवे, राइट, ये जो रनवे है यहाँ तक का, दिस इज कॉल्ड एज ए LDA, लिख लो। ठीक है, LDA, this is the actual direction of traveling, in this direction we are traveling. Right, in this direction we are traveling. So from in this direction, from here to here, it is called as a LDA, landing distance available. ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारा थ्रेशोल्ड था, और ये डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड एक करके होता है। अगर जो कोई रनवे पे डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड है, डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड एक ऐसा एरिया होता है, फॉर एग्जांपल अगर जो एयरक्राफ्ट इस डायरेक्शन में यहाँ पे टेक ऑफ कर रहा है, तो उसका जो भी थ्रस्ट निकलेगा, राइट, डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड क्यों बनाया जाता है जनरली, तो यहाँ से जो भी उसका थ्रस्ट निकलेगा वो इस एरिया में जाके वहां के, मतलब इस तरीके से, दिस इज ऑल्सो पेव्ड सरफेस, राइट, तो ये इसलिए बनाया जाता है ताकि वहां से मिट्टी उड़ ना जाए, बट इट इज नॉट अ रनवे। ठीक है, सो इसलिए थ्रेशोल्ड उसका यहाँ पे है, द थ्रेशोल्ड, एक्चुअल थ्रेशोल्ड इज हियर, दिस वन, दिस इज द एक्चुअल थ्रेशोल्ड, दिस इज कॉल्ड एज ए डिस्प्लेस्ड एरिया। ठीक है, जो रनवे का एडिशनल पार्ट है। सो यहां से लेके फ्रॉम हियर
ये हम लैंडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिस एरिया इज नॉट यूज फॉर लैंडिंग, याद रखना। मतलब लैंड करते समय हमारे एयरक्राफ्ट को इसके ऊपर लैंड नहीं करेंगे, हम सीधा थ्रेशोल्ड के पास एम करेंगे, राइट। हमारा एयरक्राफ्ट शुड लैंड ऑलवेज एट दी थ्रेशोल्ड। मतलब कोई एयरक्राफ्ट अगर जो आ रहा है तो वो सीधा आके इधर लैंड करेगा एमिंग पॉइंट पे, ना कि यहाँ। दिस इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। तो नेक्स्ट लिख लो, फ्रॉम हियर टू दिस, फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन, इट इज कॉल्ड एज ए टोरा। इसका फुल फॉर्म मैं अभी लिखाऊंगा, जस्ट राइट डाउन दिस। और ये जो है, दिस इज दिस स्टॉप वे, इसको नाम डाल दो स्टॉप वे। देखो अब ध्यान से देखना, इस साइड ये स्टॉप वे और इस साइड ये थ्रेशोल्ड, दोनों सेम सेम है। मतलब अगर जो एयरक्राफ्ट इस साइड से लैंड कर रहा है तो दिस वन विल बी कॉल्ड एज ए डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड, ठीक है। और इस साइड से लैंड कर, अगर जो वही इस साइड लैंड हो रहा है तो ये स्टॉप वे बन जाएगा उस डायरेक्शन का, ठीक है। तो स्टॉप वे इज ऑलवेज इन दी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये है क्लियर वे, इसको नाम दे दो क्लियर वे। दिस इज द क्लियर वे। सो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विल चेंज द कलर। टोड़ा। अब दूसरा है, इस स्टॉप वे से लेके यहां से, दिस इज दी ASDA। ये जो रनवे है, दिस इज दी ASDA, ठीक है, ESDA। और नेक्स्ट लिखो, यहां से लेके यहां तक, दिस इज दी टोडा, ठीक है। ये फटाक से बना लो। ओके, इतना हो गया। दीस आर द फ्यू रनवे डिस्टेंसेस, राइट, डिक्लेयर्ड डिस्टेंसेस। इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, डिक्लेयर्ड डिस्टेंसेस। हेडिंग डाल दो डिक्लेयर्ड डिस्टेंसेस। डिक्लेयर्ड रनवे डिस्टेंसेस, ठीक है। इतने टाइप्स ऑफ डिस्टेंसेस हैं जो जनरली रनवे के ऊपर यूज होते हैं। चलो अब इसके बारे में फटाफट लिख लेते हैं हम लोग। कितना बच गया, 10 ना। आर यू गाइस देयर और सो गए? है सर। या प्रणीता, चलो ओके, लिखते जाओ फटाफट। पॉइंट नंबर 1 डालो। नंबर 1, टोरा। सबसे पहला लिख लो टोरा। टोरा के बारे में लिखेंगे, इसका फुल फॉर्म डालो, टेक ऑफ रन अवेलेबल, रन अवेलेबल। टेक ऑफ रन अवेलेबल, इसका डेफिनेशन डालो फटाफट। चलो, द लेंथ ऑफ द रनवे डिक्लेयर्ड, द लेंथ ऑफ द रनवे डिक्लेयर्ड available
and suitable for the ground run of an aeroplane taking off. ठीक है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। और लिख लो इसी में, दिस इज अ पेव्ड सरफेस, runway, this is a paved runway length from the starting point to the end of declared area, right? स्टार्टिंग जहां से हमारा स्टार्टिंग हो रहा है रनवे का, वहां से लेके एंड तक डिक्लेयर्ड एरिया, मतलब जो एक्चुअल में यूज होने वाला है उसे हम बोलेंगे टोरा। ठीक है, और उसी का ही देखो, ये टेक ऑफ करने के लिए था, टोरा वॉज जनरली यूज फॉर टेक ऑफ, और जो एल डी है, राइट, दैट इज द लैंडिंग, उतना ही डिस्टेंस है, बस उसमें हम ये एक्स्ट्रा एरिया यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। तो एक टेक ऑफ करने के लिए देखो, दो डिस्टेंस टेक ऑफ करने के लिए है, दो डिस्टेंस लैंडिंग करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला हमने देखा टोरा, दूसरा लिखो टोडा, सेकंड वन टोडा। इसमें लिख लो टोडा इज इक्वल टू, उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखना, टोडा डालो, उसका डेफिनेशन डालो, डेफिनेशन इज टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल, टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल। उसमें नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिखेंगे हम, टोडा इज इक्वल टू टोरा प्लस क्लियर वे, क्लियर वे का शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे हम CWI। जैसे इस फिगर में देख सकते हैं, टोरा मतलब यहां तक प्लस एडिशनल ये जो एरिया है इतना, वो किस में आ जाता है, टोरा में आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो टोरा इज नथिंग बट अ टोरा प्लस क्लियर वे। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द डिस्टेंस ऑफ टेक ऑफ रन अवेलेबल, the distance of takeoff run available plus length of the clear way, plus the length of the clear way। ठीक है, नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट, दैट इज द ASDA। इसका फुल फॉर्म लिखेंगे हम, एक्सेलरेट, ACCELERA, एक्सेलरेट स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल। ये एक ऐसा डिस्टेंस है जिसमें हमने हमारे एयरक्राफ्ट को एक्सेलरेट कर दिया था, बट बाद में पता चला है कि हमें टेक ऑफ नहीं करना है, तो हम उस कंडीशन में इस डिस्टेंस का यूज करेंगे, राइट। या फिर टेक ऑफ करना है, मतलब हम लोग ने ब्रेक लगा दिया था लेकिन फिर से हम डिसाइड कर रहे हैं कि टेक ऑफ करना है, तो उस कंडीशन, जैसे कल तुमने बोला था टोगा, राइट, टेक ऑफ एंड गो अराउंड पॉइंट, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो लेंथ ऑफ द टेक ऑफ रन अवेलेबल, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ASDA को हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ASDA इज इक्वल टू टोरा प्लस स्टॉप वे, राइट। इस फिगर में भी देख सकते हैं, फिगर में क्या है, टोरा जो ASDA है वो टोरा का इतना डिस्टेंस प्लस ये क्लियर वे एडिशनल इतना। ठीक है, तो जो फुल फॉर्म है उसका यही है, ASDA इज नथिंग बट टोरा प्लस स्टॉप वे।
इसका डेफिनेशन भी इसी तरह से है। तो लेंथ ऑफ दी टेक ऑफ रन अवेलेबल प्लस लेंथ ऑफ दी स्टॉप वे, राइट। अगर जो कोई रनवे पे स्टॉप हुए है तो जरूरी नहीं है कि हर रनवे पे स्टॉप वे होगा, ठीक है। और एक और चीज जान लो, कोई हर रनवे पे ये क्लियर वे नहीं होता, ठीक है। दिस क्लियर वे इट इज एन एडिशनल एरिया, ठीक है। तो अगर जो कोई रनवे पे ये क्लियर वे नहीं है, ये जो एरिया हमारे पास एडिशनल ये नहीं है, राइट, इफ दिस एरिया इज मिसिंग, ठीक है, ये जो एरिया नहीं है अगर जो, तो क्या होगा, ये जो टोडा है, टोडा और एएसडीए दोनों सेम हो जाएंगे, राइट। टोडा और एएसडीए सेम हो जाएंगे, मतलब स्टॉप वे तक ही माना जाएगा एएसडीए भी। तो उस कंडीशन में हम रनवे को क्या बोलते हैं, बैलेंस फील्ड, राइट। लिख लो, ये डीजीसी क्वेश्चन बन सकता है, नोट में लिख लो, नोट करके नोट लिखो, when ASDA equal to TODA, when ASDA equal to TODA, when ASDA equal to TODA, the runway is said to be balanced field. जब ASD और टोडा इक्वल हो जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज ए बैलेंस फील्ड। और उसी में कंटिन्यू करो, दिस इज द मोस्ट क्या लिखा है, एफिशिएंट यूज ऑफ द रनवे लेंथ, ऐसा बोल सकते हैं। उसी में कंटिन्यू कर दो, दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द रनवे लेंथ। ठीक है, इसी नोट में एक और चीज कंटिन्यू करो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये डीजीसी क्वेश्चन यही बनेगा, बैलेंस्ड फील्ड लेंथ BFL। बैलेंस्ड फील्ड लेंथ ये क्या है, राइट। बैलेंस फील्ड लेंथ क्या है, बैलेंस फील्ड लेंथ कब बनता है, जब ASDA इज इक्वल टू टोडा। और बैलेंस फील्ड लेंथ हम कब बोलते हैं, तो लिखो, द मिनिमम फील्ड लेंथ रिक्वायर्ड, ये क्या है, मिनिमम फील्ड लेंथ रिक्वायर्ड टू सेफली एक्सेलरेट टू V1 वेलोसिटी 1 भी बोल सकते हैं, टू सेफली एक्सेलरेट टू V1, कॉमा लूज इंजन and either मतलब यही एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम स्टॉप करेंगे या फिर आगे जाएंगे, ठीक है। तो आइदर स्टॉप विद इन द रिमेनिंग रनवे, within the remaining runway, or continue the takeoff, and achieve the required obstacle clearance, ठीक है। ये नोट्स में हम लोग ने लिखा, कब कौन से कंडीशन में ये वैलिड है, जब ASD और टोडा इज इक्वल, राइट।
नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट डिस्टेंस जो हमारे पास, दैट इज दी फोर्थ डिस्टेंस कॉल्ड एज ए LDA, लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल। इसका फुल फॉर्म है लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल। इसका डेफिनेशन लिख लो फटाफट। द लेंथ ऑफ द रनवे दैट इज the length of the runway that is declared available and suitable for the ground run of an aeroplane landing। ठीक है, these are the four different types of runway lengths, distances। एक और आता है जिससे बोलते हैं EMDA, लिख लो, इमरजेंसी डिस्टेंस अवेलेबल, मतलब ये कभी भी यूज होता है EMDA। इसी में नेक्स्ट पॉइंट डालो, फिफ्थ पॉइंट में EMDA इज इक्वल टू, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लो, LDA और टोरा प्लस स्टॉप वे। मतलब कुल मिला के ये क्या हो गया, ASDA ही हो गया, इज इक्वल टू ASDA, राइट। एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस को हम EMDA भी बोलते हैं, राइट। इमरजेंसी डिस्टेंस अवेलेबल, टोरा प्लस स्टॉप वे और लैंडिंग डिस्टेंस प्लस स्टॉप वे। ठीक है, यहाँ तक किस डाउट है कोई? गाइस करते ना सर। एक चीज लिख लो बस, ताकि कल ये सब चीजें क्लियर वे का डेफिनेशन Okay. लिख लो और क्या है वो लिख लो। ओके सर। क्लियर वे देखो, हेडिंग डालो, क्लियर वे क्या है। सो क्लियर वे इज एन एरिया बियॉन्ड द पेव सरफेस, एक ऐसा एरिया जो पेव सरफेस के बियॉन्ड आता है, एरिया बियॉन्ड paved surface, free of obstacles and under control of airport authority। एक ऐसा एरिया जो रनवे नहीं है, बट इट इज क्लियर ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ एयरपोर्ट ऑथोरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल ये लोग ने दिया हुआ है, जैसे इफ द पेव्ड सरफेस, फॉर एग्जांपल रनवे है हमारा 2000 फीट का, राइट, 2000 मीटर, सॉरी, रनवे है 2000 मीटर, ठीक है, और प्लस क्लियर वे है 400 मीटर का, ठीक है, 400 मीटर का क्लियर वे है, ठीक है। तो टोडा कितना हो जाएगा, टोडा विल बी, इस तरीके का क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं, राइट। तो टोडा विल बी इज इक्वल टू 2400 मीटर्स एक्चुअल, राइट। टोटल टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल इतना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन वो लोग DGCA में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, स्टॉप वे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राइट इज दी स्टॉप वे। लिखो स्टॉप वे।
So it is an area beyond runway. Same definition है, area beyond runway which is capable of supporting aeroplane during aborted takeoff without causing structural damage. ये इसका बेसिक डेफिनेशन है, without causing structural damage. राइट, एक ऐसा एरिया अगर जो मान लो कोई एयरक्राफ्ट को अबॉर्ट कर दिया या फिर एक्सेस रनवे से स्किड कर गया, तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पे हम हमारे एयरक्राफ्ट को ले जा सकते हैं और हमें कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होगा। ठीक है, और एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, इट मस्ट बी at least as wide as runway. जनरली रनवे से ज्यादा ही होता है, हमने डायग्राम में देखा, बट रनवे जितना वाइड तो होना ही चाहिए। एंड centered upon runway center line। ठीक है, मतलब रनवे सेंटर लाइन, जैसे इस डायग्राम में देखो, ऐसा नहीं है कि हमने रनवे सेंटर लाइन में उसको अलाइन नहीं किया है। आगे हमारा डायग्राम, यस, तो इसमें देखो ये रनवे सेंटर लाइन पूरा यहाँ तक आया है। ठीक है, जो रनवे सेंटर लाइन था इट हैज कम टिल हियर, मतलब इस साइड भी जितना एरिया है उस साइड एरिया इतना भी है, इधर साइड भी है। ऐसा नहीं है कि एक साइड ज्यादा एरिया एक साइड कम एरिया है। सो एरिया बोथ साइड इज इक्वल, दैट्स व्हाई इट इज सेंटर्ड एट द रनवे। ठीक है, बस इतना ही है आज के लिए, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। कौन बचा है? अच्छा वो नीता चली गई। ओके, समझ आया ना मनीषा? हाँ सर। ओके ओके चलो ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।